हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने इसी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज इसी की सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो रिवीजन सीरीज के अंदर इसी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का जैसे नेशनल इनकम की कर रहे थे 2 पार्ट्स, ऐसे ही मैंने इनकम एम्प्लॉयमेंट के भी 2 पार्ट्स में आपका इस रिवीजन सीरीज के अंदर शुरू किया। सो स्टार्ट करते हैं इसे एमसीक्यू और बने रहिए, कनेक्टेड रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, जो आपका काफी काम आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस रिवीजन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज के अंदर पार्ट 2 में पिछली वीडियो की तरह इनकम एम्प्लॉयमेंट के आगे के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कल हमने कुछ पिछली वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चंस हमने किए थे और आज इसके अंदर आगे के कुछ और हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जैसे पिछले वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चन तक हमने करे थे, तो ये उसी के आगे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपसे पूछ रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई एंड डैश आर ऑलवेज इक्वल। बताओ, एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम, बी एग्रीगेट डिमांड, सी मार्जिनल परसेंटेज टू सेव या एवरेज परसेंटेज टू कंज्यूम। एग्रीगेट सप्लाई और क्या चीज हमेशा बराबर होते हैं? देखो, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को हम बराबर कहते हैं, पर वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पर होते हैं, हर लेवल पे नहीं होते। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम हमेशा बराबर होते हैं। आपको याद है कि y हमेशा as के बराबर होता है, तो इसका मतलब 16 का हो गया ऑप्शन ए। ठीक हो गया, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में डैश रेफर टू सिचुएशन when aggregate supply falls short of aggregate demand corresponding to full employment level and output in the economy। क्या सिचुएशन है जब एग्रीगेट सप्लाई कम पड़ जाती है एग्रीगेट डिमांड से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर? जब एग्रीगेट डिमांड के मुकाबले में एग्रीगेट सप्लाई कम पड़ जाती है तो सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप? क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स शॉर्ट। जब एग्रीगेट सप्लाई यानी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो उसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं। तो इट इज अ एक्सेस डिमांड सिचुएशन, क्योंकि जब सप्लाई कम पड़ जाएगी डिमांड के मुकाबले, तो डिमांड मतलब ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसको हम एक्सेस डिमांड बोलेंगे। अगर इसी में कुछ गैप पूछते, डिफरेंस पूछते, तो उसको हम आंसर इन्फ्लेशनरी गैप बोल देते। लेकिन यहाँ पर सब सिचुएशन का नाम पूछा है, तो वो सिचुएशन कौन सी है? वो एक्सेस डिमांड की है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके कहते हैं द गैप व्हिच अराइजेस ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, उस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अगर एमपीएस 0.20 है और इन्वेस्टमेंट आपकी 400 करोड़ से बढ़ जाए तो आपकी इनकम कितने से बढ़ेगी? टोटल इंक्रीज इन इनकम, ए 80 करोड़, बी 2000 करोड़, सी 500 करोड़ या डी 3200 करोड़। एमपीएस देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 400 करोड़ से, एमपीएस आपको दे रखा है 0.2। आपका फॉर्मूला क्या होता है? हम पहले के निकालते हैं 1/MPS करके, या 1 - MPC करके निकाल सकते हैं, पर ये डायरेक्टली 1/MPS दे रखा है, तो आपका के तो हो गया 5। जब के 5 हो गया तो आपके पास के का फॉर्मूला क्या होता था? चेंज इन वाई और चेंज इन आई। अब के आपका 5 हो गया, चेंज इन वाई आपको निकालना है, इंक्रीज इन इनकम, और चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 400, तो आपका चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई करके 2000 करोड़ आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 18 का बी। सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अब इसी को जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, वो सिचुएशन पूछ रहे थे, लेकिन यहां पर वो आपसे गैप पूछ रहे हैं। द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि जितनी एग्रीगेट डिमांड हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के मुकाबले में, उसके मुकाबले अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है, उस गैप को क्या बोलेंगे? तो जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है, जितनी एग्रीगेट डिमांड हमें चाहिए होती है, तो उस गैप को बोलते हैं, डिफरेंस को तो एक्सेस डिमांड बोलते हैं, और गैप को बोलेंगे हम इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशनरी गैप। तो वही क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की तरह, वहां पर अगर आपको सिचुएशन पूछते हैं, डिफरेंस पूछते हैं, एक्सेस डिमांड था, पर गैप पूछ रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेस डिमांड से क्या होगा?
what it will lead to? Increase in level of employment, decrease in level of employment, no change in level of employment या none of these? एक्सेस डिमांड जब होती है तो देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या असर पड़ेगा? जब डिमांड कम होती है ना तब तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होता है, पर एक्सेस डिमांड से एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। कारण यह है ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर होते हैं, तो जब ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर हैं तो एक्सेस डिमांड होने से, इन्फ्लेशनरी गैप होने से कोई एम्प्लॉयमेंट लेवल पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ प्राइस लेवल पर असर पड़ता है। इसका मतलब नो चेंज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है? ए अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बी ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या डी नन ऑफ दिस। जब डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले में, तो उसमें डिमांड कम हो जाती है। नाम से यह है कि अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो टोटल डिमांड कम होगी, तो उसमें इक्विलिब्रियम तो आएगा। जितनी हम सप्लाई करना चाहते हैं उसके मुकाबले में डिमांड कम है, तो हम सप्लाई भी कम कर देंगे। सप्लाई कम कर देंगे मतलब कि डिमांड सप्लाई के बराबर ले आएंगे, पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, पर वहां पे कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो मतलब वहां पर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो डेफिसिट डिमांड से एम्प्लॉयमेंट कम होती है पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसलिए इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होता है? ए कंजम्पशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मतलब सी इज इक्वल टू वाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सेविंग मतलब एडी इज इक्वल टू एस, सेविंग इन्वेस्टमेंट मतलब से एस इज इक्वल टू वाई, या डी कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इक्विलिब्रियम लेवल पर होता है? इक्विलिब्रियम लेवल पर दो चीजें होती हैं, या तो एडी और एएस बराबर होता है या फिर एस और आई बराबर होता है। एडी एएस अप्रोच से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से एस और आई बराबर होते हैं। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है एस और आई जो है सी, तो 22 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, when economy decides to save the whole of its additional income, the value of investment multiplier will be, यानी कि जितना कमाया जाएगा वो सारा का सारा सेव कर दिया जाए। When the economy decides to save the whole, जितनी एडिशनल इनकम होगी, यानी कि आपका जो एमपीएस है वो आपका 1 हो गया। जितना आपने एडिशनल इनकम कमाई वो सारी आपने सेव कर दी, तो मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, जो कि हो गया 1/1, आंसर हो गया 1। तो जब पूरा सेव कर दिया जाएगा एडिशनल इनकम का, तो इसका मतलब आपकी एमपीएस 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लायर टेल्स अस व्हाट विल बी द, मल्टीप्लायर क्या बताता है आपको? फाइनल चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फाइनल चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फाइनल चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, या चेंज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन चेंज इन इनकम। क्या होता है मल्टीप्लायर? क्या बताता है? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया था हमने, चेंज इन वाई और चेंज इन आई, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम में कितना चेंज आता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम में चेंज। ठीक, तो ये जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है ये ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जब इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो इनकम में कितना चेंज आएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कंजम्पशन में चेंज नहीं बताता, कंजम्पशन बढ़ने से इनकम में चेंज नहीं दिखाता। ठीक, और ये जो लिखा हुआ है चेंज इन इन्वेस्टमेंट से इनकम चेंज होती है, ये मल्टीप्लायर, ये तो सिंपल वैसे चीज है, लेकिन आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका फाइनल चेंज इन इनकम कितना होगा वो बताता है मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द फाइनल चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो डेफिनेशन है, अगर मैं इसको इस डी ऑप्शन से देखूं, मल्टीप्लायर टेल्स अस व्हाट विल द चेंज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन चेंज इन इनकम, तो ये डेफिनेशन के साथ ये स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है। लेकिन अगर पढ़ें मल्टीप्लायर टेल्स अस व्हाट विल बी द फाइनल चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जब चेंज होता है उसके मुकाबले में इनकम में कितना चेंज आता है वो बताता है हमारा मल्टीप्लायर। ठीक है, डी ऑप्शन की स्टेटमेंट उससे स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 25, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर के होता है, एमपीसी, के और एमपीसी के बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या होती है? इनमें से देखो, आपको पता है ना के का फॉर्मूला क्या होता है, या तो 1/एमपीएस होता है या फिर 1/1 - एमपीसी होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, और वैसे चेंज इन वाई और चेंज इन आई भी मैंने बताया वो भी होता है। तो इसका मतलब यहां पर आपको जो एमपीसी से रिलेशनशिप पूछी हुई है, तो
k इज इक्वल टू 1 प्लस MPC, नो। k इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, नो। 1 अपॉन MPC, ये भी नो, लेकिन 1 अपॉन 1 माइनस MPC इज द करेक्ट, ये जो मैंने यहां लिखा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डैश व्हेन द वैल्यू ऑफ MPC इज डैश। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब MPC कितना होगा। देखो जब MPC आपका 1 होता है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लायर कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0 जो कि है इंफिनिटी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्योंकि अगर MPC 0 हुआ तो k की वैल्यू 1 अपॉन 1 जो कि 1 हो जाएगी। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब MPC की वैल्यू 1 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की इंफिनिटी होगी। तो इसका ऑप्शन है इंफिनिटी एंड 1, जो कि ऑप्शन है बी। 0 पर इंफिनिटी नहीं होती। अगर MPC 1 होगा जैसे मैंने करके दिखाया तो आपका मल्टीप्लायर जो है वो इंफिनिटी आ जाएगा, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अगर MPC 0.6 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। ये फिर भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 माइनस MPC का फॉर्मूला डाल दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.6 कितना हो गया 1 अपॉन 0.4। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 10 अपॉन 4 हो जाता है, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो अगर आपका MPC 0.6 है तो मल्टीप्लायर आपका 2.5 बन जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, अगर MPC और MPS 1 इक्वल हो तो मल्टीप्लायर कितना होगा। यानी MPC और MPS आपके बराबर है, ठीक, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि जब MPC और MPS मिलकर 1 होते हैं, दोनों मिलकर 1 होते हैं, दोनों बराबर हैं, तो दोनों मतलब दोनों की वैल्यू कितनी होगी 0.5 ही होगी ना। दोनों वैल्यू 0.5 हो जाएगी, तभी आपके दोनों बराबर मिलकर 1 बनेंगे। तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन MPS 1 अपॉन 0.5, जो कि आंसर इसका 2 आता है। ठीक है, तो MPC MPS जब 1 होंगे इक्वल होंगे तो मल्टीप्लायर आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि उस वक्त MPC और MPS दोनों 0.5 होंगे। अगर MPC 0.75 है, as a result of multiplier effect, national income increased by 300 crore by an additional investment of MPC आपका 0.75 है, तो एक काम करते हैं पहले K निकालते हैं। आपको 4 ऑप्शन है, 400 करोड़, 225 करोड़, 1200 करोड़, 75 करोड़। न्यूमेरिकल सॉल्व करने एक तरीके का 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला है हमारा, जो कि 0.25 हो गया, तो आंसर आ गया 4। जब K 4 हो गया तो K का फॉर्मूला आता है चेंज इन Y और चेंज इन I। दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर नेशनल इनकम इंक्रीज करिए 300 करोड़ से, ये 4 है, नेशनल इनकम है 300 करोड़, तो आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट बतानी है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी 300 करोड़ अपॉन 4, मतलब कि 75 करोड़। तो ये 75 करोड़ आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ C is equal to 20 plus 0.8y and investment expenditure is 50 करोड़, तो इक्विलिब्रियम इनकम यानी Y निकालना है आपको इसके अंदर। C is equal to 20 plus 0.8y, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 50 करोड़। ठीक, आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है y इज इक्वल टू C प्लस I होता है। y को हमने y लिखा, C को हमने 20 प्लस 0.8y लिखा और I को हमने 50 लिख दिया। तो y में से 0.8y माइनस किया तो आंसर आ गया 70। 0.2y इज इक्वल टू 70 और y की वैल्यू आ जाएगी 70 अपॉन 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 350, यानी कि आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका 350, जो कि ऑप्शन बी आता है। ठीक हो गया, ये पूरा सॉल्व करके दिखा दिया मैंने आपको। इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड और जो आपका इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपका इन्फ्लेशनरी गैप वाले, इक्विलिब्रियम वाले और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो MCQ में आ सकते हैं वो आपको आज की वीडियो के अंदर कराया। आई होप आप पसंद आ गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बी कनेक्टेड विद मी विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय। जरूर अगली वीडियोस के अंदर और अच्छे MCQ आपकी रिवीजन सीरीज के अंदर लेके आएंगे।